नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। स्पेस और मार्स ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी सिमिलर तरीके से हमारे साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। स्पेस क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं, मार्स क्योंकि वो उन अनोखी चीज़ों में से वो जगह है जहाँ पे हम यानी कि मनुष्य पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मार्स ने काफ़ी दिनों से पृथ्वी के लोगों को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे हम नासा के एक मार्स मिशन के ही बारे में बात करेंगे जिसने कि 18 फरवरी के दिन मार्स पे लैंड किया है। ये मिशन क्या है, क्यों ये नासा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो कि पहले वाले मिशंस में नहीं थी, तो इन सारी ही चीजों पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो नासा ने अपना ये मून मिशन लॉन्च किया था 30 जुलाई 2020 के दिन। और इस मून मिशन में ऑर्बिटर नहीं था, इसमें सिर्फ रोवर और हेलीकॉप्टर को मार्स पे भेजा गया है। ये जो मून मिशन था ये एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसका पूरा नाम है एटलस 541। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे। इसके थ्रू जिन दो चीजों को भेजा गया था उसमें एक रोवर था जिसका नाम था परसेवरेंस, और दूसरा था इसमें एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेन्यूटी। और इन दोनों ही चीजों ने कल यानी कि 18 फरवरी के दिन मार्स पे लैंडिंग कर दी है। इस मिशन के थ्रू नासा ने जो मार्स पे लैंडिंग की है वो पिछले सारे मिशन से अलग है। इससे पहले भी नासा ने अपने 4 अलग अलग रोवर्स को वहां पे लैंड कराया हुआ है, लेकिन इस बार नासा की जो लैंडिंग हुई है उसकी लैंडिंग की साइट है जेजरो क्रेटर। क्रेटर बेसिकली जो बड़े बड़े गड्ढे दूसरे प्लैनेट्स पे होते हैं उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, और इस पर्टिकुलर क्रेटर को नाम दिया है नासा ने जेजरो क्रेटर। तो इस जेजरो क्रेटर पे लैंडिंग हुई है इस परसिवरेंस रोवर की और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की इसी क्रेटर के पास हुई है। क्यों इस क्रेटर के पास हुई है? क्योंकि इस क्रेटर की डिजाइन देख के ऐसा साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इस क्रेटर में पानी आने का भी रास्ता था और पानी जाने का भी रास्ता था। और ये जो क्रेटर है ये कभी लेक हुआ करता था, और अगर ये लेक था और सच में यहाँ पे पानी आ रहा था जा रहा था और इसमें पानी था लेक की तरह, तो यहाँ पे जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना हो सकती है। नासा का ऐसा मानना है कि लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो मार्स पे लाइफ था। वहां पे और भी जो नासा के प्रीवियस मिशंस थे उनको देखते हुए ऐसा नासा ने एनालाइज किया है कि मार्स पे पहले लाइफ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि लाइफ हो, तो वो अगर लाइफ थी तो कहां होगी, उस पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई किया गया जो कि जेजरो क्रेटर था। उसके बाद परसिवरेंस रोवर के थ्रू और जो नासा का हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी उसके थ्रू वहां पे जाके इन चीजों की खोज की जाएगी कि वहां की भूमि में क्या कोई वहां पे जैविक ऐसी चीज मिल रही है जिससे कि कोई ऐसे अवशेष हमें मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिले जिससे कि हम पहचान कर सके कि यहाँ पे जीवन कभी किसी भी फॉर्म में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को वहां पे ढूंढना है या एलियन हो तो वो हमारी ही तरह हो, नहीं। अगर वहां पे कोई कीड़े मकोड़े जैसी भी चीज मिलती है, उनका कोई सेल मिलता है या किसी और प्रजाति के किसी और जानवर के कोई अवशेष मिलते हैं, उनकी हड्डियों के कोई अवशेष मिलते हैं, तो ये अभी तक की स्पेस की सबसे बड़ी खोज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन अपने आप में नासा के लिए हो जाता है। नासा इस मिशन के लिए 2013 से यानी कि लास्ट 7-8 साल से प्लान कर रहा था, और उनके सक्सेसफुल मिशन के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट करना तो बनता ही है। साथ ही इस मिशन में एक और खास चीज जो होती है जो अमेरिका ने अभी तक नहीं किया था वो ये था कि इससे पहले सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा गया था। इससे पहले कभी भी हेलीकॉप्टर जैसी चीज को नहीं भेजा गया था। और क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसी चीज को पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट पे भेजा गया है, तो क्या वो दूसरे प्लेनेट पे भी उसी तरीके से उड़ान भर के काम कर सकता है जैसे वो पृथ्वी पे काम करता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही नासा आगे और तस्वीरें रिलीज करेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हम मार्स पे किसी छोटे हेलीकॉप्टर, वैसे उससे नाम दिया गया लेकिन आप इसे एक छोटा ड्रोन समझ सकते हैं, तो क्या हम दूसरे प्लेनेट पे पृथ्वी पे बैठे बैठे कोई ड्रोन उड़ा सकते हैं? इसकी टेक्नोलॉजी भी हमें पता चल जाएगी। अगर वो उड़ता है वहां पे भी उसी तरीके से जैसे पृथ्वी पे उड़ता है, तो फिर फ्यूचर मिशंस आप और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। ये जो परसिवरेंस रोवर है दोस्तों, ये सिर्फ एक रोवर नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड मोड में चलने वाली मशीन है या कोई ह्यूमन बीइंग की तरह ही है जो कि खुद से खुद को संचालित कर सकता है। अगर इसका कम्युनिकेशन नासा से कट जाता है तो भी उस केस में भी ये खुद से खुद को संचालित करता है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है जिससे ये अपनी तस्वीर, साथ ही साथ सामने वाली चीजों की तस्वीर, साथ ही साथ
उस जगह पे ड्रिलिंग्स का काम करना, लेजर्स का उपयोग के थ्रू वहां के पहाड़ों में छेद करना, उनसे निकलने वाली गैसेस को ऑब्जर्व करना, वहां से कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट करके रखना, प्रिजर्व करके रखेगा ये अपने अंदर। और फिर इन सारे काम को करने के बाद जो वहां पे उसने सैंपल कलेक्ट किए होंगे उसे नासा की प्लानिंग है कि वापस हम पृथ्वी पे ला सके। हालांकि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। 2031 तक अगर सब कुछ नासा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता रहा तो 2031 में वो सैंपल्स लगभग पृथ्वी पे वापस आ पाएंगे, क्योंकि ये रोवर उस सैंपल्स को कलेक्ट करेगा वहां पे जो मार्स पे उसे सैंपल्स मिलेंगे, फिर उन सैंपल्स को किसी दूसरे मिशन के थ्रू वहां से कलेक्ट करवा के पृथ्वी तक मंगाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल वो इस मिशन का सेकेंड फेज होगा। प्राइमरी फेज तो यही है कि ये रोवर अपना काम करेगा, वहां से सिग्नल्स भेजेगा, फोटोज भेजेगा। और ये जो फोटो आपको दिख रही है ये पहली फोटो है जो कि इस रोवर ने अपनी लैंडिंग के बाद भेजी थी। ये खुद की ही सेल्फी लेके इसने भेजा है, मतलब अपने परछाई की सेल्फी लेके इस रोवर ने भेजी है ये तस्वीर। और ये सेकेंड तस्वीर है जो आपको दिख रही है, इसे भी उसी रोवर ने लैंड करने के कुछ समय बाद भेजा था। कितने समय बाद, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप समझिए कि मार्स से पृथ्वी तक का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली 11 मिनट लेता है, लेकिन अगर आपको पूरी कम्युनिकेशन करनी है तो आपको 22 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड से कम्युनिकेशन डिलीवर होने में 11 मिनट लगता है। हम यहां से अगर कोई संदेश भेजते हैं मार्स पे तो वो 11 मिनट बाद वहां पे डिलीवर होता है, और फिर उसने वो कमांड रिसीव किया है ये जब वो आपको बताएगा तो फिर आपको 11 मिनट का और वेट करना होगा। यानी टोटल आपको 22 मिनट का वेट करना होगा एक इंफॉर्मेशन के वहां तक पहुंचने और वहां से कंफर्मेशन के आने के लिए। क्यों है ये 11 मिनट का समय? क्योंकि जो हमारी नोन टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है लाइट, और इसी लाइट की स्पीड से अगर रेडियो फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं तो भी 11 मिनट लगता है किसी भी चीज को मार्स से पृथ्वी तक आने के लिए। यानी कि अगर आप लाइट की स्पीड से चले तो आप 11 मिनट में ही पृथ्वी से मार्स पे पहुंच सकते हैं। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।